नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद अब खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। गोरखपुर के गोलघर में नेपाल के मदरसे से आए संदिग्धों को चंदा मांगते हुए देखा गया है। 6 अप्रैल को सफेद कुर्ता पजामा और जालीदार टोपी पहने हुए ये संदिग्ध दिखे थे और पूछने पर बताया था कि मदरसों के लिए नेपाल से आए हैं चंदा मांगने के लिए। भीड़भाड़ वाले गोलघर में चंदा मांगने की वजह पैदा कर रही है ये संदेह। और 3 अप्रैल की शाम 7:15 बजे गोरखपुर मंदिर परिसर में हमला हुआ था। एक संदिग्ध ने अचानक मंदिर परिसर में घुसा और पुलिसकर्मियों पर हमला करता हुआ नजर आया था। सूचना को गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने गंभीरता से लिया है और सीधे तौर पर कहा गया कि कहीं भी अगर दिखे संदिग्ध तो पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। जी, इसमें हमको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स प्राप्त हुई थी जिसमें कि नेपाल से आए कुछ लोगों द्वारा यहाँ चंदा लेने की बात सामने आई थी। इस पर हमने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जांच करवाई और संबंधित मीडिया कर्मियों से भी हमने वार्ता करके पता करने का प्रयास किया है। फिलहाल ऐसा कोई व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु हम इस पर लगातार सजगता बनाए हुए हैं। मेरी तरफ से सभी जो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे इत्यादि के मालिक हैं उनको भी पत्र गया है और हमारी एलआईयू की टीम को भी सतर्क किया गया है। सूचना संकलन किया जा रहा है। यदि इस प्रकार से बाहर से कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर यहाँ पर निवास कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए और पुलिस भी अपने स्तर पर इन लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। यदि इस प्रकार के कोई लोग पाए जाते हैं तो भलीभांति जाँच की जाएगी और जाँच के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो जिस तरीके से ये वीडियो इस वक्त सामने आया है और साथ ही पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरीके से संदिग्ध कहीं और भी पाए जाते हैं तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। गोलघर में नेपाल के मदरसे से ये लोग आए हुए थे और मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब इन संदिग्धों के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बड़ा सवाल है, कोई रोकता नहीं है। नेपाल मदरसे का चंदा गोरखपुर में काटने आ रहा है। नेपाल में पूरे मिलाकर लगभग 15-20 देश से आते हैं। आपने सुना जिस तरीके से इनसे जब पूछा गया कि आप लोग कहां से आए हैं, क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि हम नेपाल से आए हैं और नेपाल में जो मदरसा है उसके चंदा इकट्ठा करने के लिए हम लोग गोरखपुर में आए हैं। हालांकि अब पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरीके के लोग और भी कहीं भी संदिग्ध नजर आते हैं तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और गोलघर में चंदा मांगने की वजह कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ गए। हरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया और अब इन लोगों की तलाश भी की जा रही है, साथ ही पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर कहीं भी कोई संदिग्ध पाया जाए तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। जी हाँ, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि खास तौर से गोरखनाथ मंदिर में जब से आरक्षी के ऊपर हमले हुए हैं और एक व्यक्ति पकड़ा गया तब से खास तौर से गोरखपुर की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये पता चला कि नेपाल से आने वाले लोग जो मदरसे में ठहर रहे हैं वो लोग चंदा की वसूली कर रहे हैं। जिस तरह से जानकारी जब पुलिस को लगी है तो पुलिस भी छानबीन करना शुरू कर दी है, खास तौर से होटलों में, रेस्टोरेंट में और गेस्ट हाउसों में, जहां पर लोग इस तरह के रूम लेकर के रह रहे हैं और इस तरह का मदरसे में जाकर के कृत्य कर रहे हैं, उनके ऊपर विशेष तौर से गोरखपुर जिले की प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर है। जी, लेकिन ये जिस तरीके से 7 तारीख को जो हमला हुआ था उसमें संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके मामले में क्या अभी तक कुछ ताजा अपडेट मिल पाई है? देखिए, जहां तक ताजा अपडेट की बात है तो उसके पिता को भी एटीएस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और खास तौर से जिस तरह से उसका लिंक नेपाल से और सीरिया से जिस तरह से मिला है वो उसको लेकर के एटीएस और एसटीएफ और खुफिया एजेंसी लगातार उस पर पैनी नजर बनाई हुई है। खास तौर से उससे संबंधित लोगों से ऊपर भी नजर है और पूछताछ भी की जा रही है। जहां जहां सुराग मिल रहा है वहां एटीएस और एसटीएफ और सूचना जो एजेंसियां हैं गोपनीयता बरतती हुई खास तौर से उन लोगों की सघन तलाशी और उनके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। जी हरेंद्र, जो वीडियो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं और वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनके बारे में अभी तक कुछ अपडेट मिल पाई है?
ये लोग मदरसे के बाहर चंदा वसूलते हुए ये लोग पाए गए थे। खास तौर से इन लोगों के ऊपर भी पैनी नजर इनके पीछे खुफिया एजेंसी लगे, इनके बारे में जांच पड़ताल कर रही हैं और जांच पड़ताल करने के बाद जिस तरह से जानकारी संदिग्ध अगर लगेगा तो पुलिस इनको उठा करके पूछताछ करने की कार्रवाई करेगी। देखिए, अगर देखा जाए तो आरोपी मुर्तजा कभी नेपाल कनेक्शन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सामने आया था और उसके बाद में अब ये लोग कह रहे हैं कि हम नेपाल में मदरसा बना रहे हैं और उसके लिए हमें चंदा चाहिए, तो सीधे तौर पर कनेक्शन तो कहीं ना कहीं होगा ना। देखिए, 3 दिनों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 3 दिनों दौरे के दौरान इस तरह का कृत्य आना एक संदेहास्पद होता है जी। खास तौर पे आपको बता दें कि इस घटना होने के बाद, गोरखनाथ के घटना के बाद किसी भी मामले को संदिग्ध नहीं माना, उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, उसको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। खास तौर से हो सकता है 3 दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर में रहे, गृह जनपद में रहे, मंदिर में रहे, लोगों की भीड़ है, उस भीड़ के आड़ में कोई इस तरह की कृत्य कर दे, गतिविधियां अपनी दूसरे तरफ की ले लें जिससे नुकसान पहुंचे, उसको लेकर के खासी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो इन लोगों पर पैनी नजर जिला प्रशासन की और जांच एजेंसी की लगी हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आगरा की, जहां पर एसटीएफ लखनऊ और आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। एसटीएफ ने 1 करोड़ की कीमत का गांजा बरामद किया है। उड़ीसा से ट्रक में ये गांजा लाया जा रहा था। 1200 किलो गांजा पुलिस ने चालक और 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। और वहीं बरेली में पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की और बदमाश, आपको बता दें कि फायरिंग में सिपाही श्याम सुंदर पूरी तरह से घायल हुए हैं। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बाइक सवार बदमाशों को रोकने पर ये फायरिंग की गई। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए बदमाश वहां से फरार हो गए। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत लालपुर चौक पड़ता है, वहाँ पे हमारी एक पुलिस की पिकेट रहती है, उसमें 2 सिपाही तैनात उसमें रहते हैं। और सुबह 4 से 4:15 बजे के आसपास 5 लोग 2 मोटरसाइकिल से नहर की पट्टी जो पड़ती है उस तरफ से आ रहे थे। दोनों सिपाही के द्वारा उनको रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि जो मोटरसाइकिल सवार जो 5 लोग थे उन्होंने भागने का प्रयास किया और जब पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने का, पीछा करने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा उसमें से जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि एक जो सिपाही हैं उनके पैर में कुछ छर्रे लगे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और जहां उनका इलाज चल रहा है और उनका जो हालत है वो खतरे से बाहर है। और इसमें जो मौके पे पीछा करने के दौरान जो बदमाश थे उनकी मोटरसाइकिल वहाँ छूट गई थी। पुलिस के द्वारा उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास और भी लोग। वहीं अमरोहा में मासूम की हत्या का मामला, परिजनों ने पूरा ये मामला सामने आया। परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर जाम लगाया है। आपको बता दें कि अमरोहा से ये पूरा मामला सामने आया जहां पर मासूम की हत्या हुई और परिजनों में गुस्सा देखने को मिला। परिजनों ने शव को रखकर हाईवे पर जाम लगाया है। चाचा ने तांत्रिक के कहने पर मासूम की हत्या कर दी और पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। भारी पुलिस बल भी फिलहाल वहां मौके पर तैनात है। वहीं इटावा के लॉयन सफारी में शेरों के साथ साथ जानवरों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कूलर के साथ साथ ठंडा वातावरण रखने के लिए खस के छप्पर और टीन शेडों की व्यवस्था की गई है। साथ ही लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण सफारी प्रशासन ने पर्यटकों के लिए भी कूलर और आरओ की व्यवस्था की है, जिससे पर्यटक और सफारी के शेरों को दीदार कर सकें। हाँ, इस वर्ष कुछ गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई है। अभी मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में ही 42 डिग्री तक चला गया है यहाँ पे। उसके लिए कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उनके लिए छप्पर वगैरह बनवा दिए जाएं। साथ में जो इनकी नाइट सेल्स हैं उसमें भी आपके खस की टट्टियाँ वगैरह लगा करके चारों तरफ से उसको घेर दिया जा रहा है और इसके अतिरिक्त कूलर्स वगैरह की व्यवस्था भी की गई है।
और सभी मरम्मत वगैरह करके उनको फिट फट करके अब से उनका चालू हो गया है। हाँ, इस वर्ष कुछ गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई है। अभी मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में ही। वहीं अलीगढ़ में हिंदू देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला जो सामने आया था, उसमें एएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी प्रोफेसर को नोटिस शामिल कराया गया, ऐसा कहना है सीओ सिविल लाइन का। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान दिखाई गई आपत्तिजनक पीपीटी के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त प्रकरण में प्रोफेसर से गहन पूछताछ हेतु आज से बुलाया गया था। प्रोफेसर को नोटिस शामिल कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर। तो आपको बता दें कि एएमयू से ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की गई थी एक प्रोफेसर के द्वारा। हालांकि फिलहाल प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। योगी सरकार बनने के बाद पुलिस खासी एक्टिव नजर आ रही है। अपराधियों की धरपकड़ और क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बड़े बड़े धरपकड़ अभियान चला रखे। ऐसे में आईजी जोन प्रवीण कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। योगी शासन के दोबारा सत्ता में आने के बाद कानून का इकबाल बुलंद हुआ है और जिस तरीके से मुजरिम थाने में पहुंचकर अपने आप को गिरफ्तार करा रहे हैं, वो बता रहा है कि योगी शासन 2.0 पहले शासन से डिफरेंट नहीं होगा। हमारे साथ आईजी प्रवीण कुमार है, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है अपराधियों के खिलाफ और किस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। सर, स्वागत है आपका। देखिए, जैसे शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट नीति और आदेश दोनों की, हम अपराध पर एक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखेंगे। वो सभी लोगों को कटिंग एज लेवल पर डाउन द लाइन सभी को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अपराधियों पर एक शिकंजा कसने के लिए जितने लोग जमानत पे छूट करके आए हैं उनकी व्यापक निगरानी, यदि कोई अपराध में दोबारा लिप्त होता है तो ऐसे लोगों के जमानतदारों पर कार्रवाई और ऐसे लोगों पर कार्रवाई, इसमें हम लोग पूरी तरीके से करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर लोग अपराध में लिप्त पाए जाते हैं और अगर उसमें उन्होंने पुलिस पर कोई दुस्साहसिक कार्रवाई की है तो उनको उन्हीं की भाषा में आत्मरक्षार्थ, जो सीआरपीसी आईपीसी के प्राविधानों के तहत पुलिस बल जिस तरह से कार्रवाई करता है, वो उसको करने के लिए उसमें वो लोग कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन वो कार्रवाई आत्मरक्षार्थ है और जिसमें अगर कोई पुलिस पार्टी जिसको पकड़ने जा रही है, जिस पर कोई हमला करता है, तो निश्चित तौर पर आत्मरक्षार्थ वहाँ पे कार्रवाई पुलिस को करनी होती है और करेगी। जहाँ तक बाकी लोगों का है, जितने भी तरह के हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुदृढ़ करने का सवाल है, इसमें हम लोगों ने इसमें अलग से देखा है कि जहाँ जहाँ पर लंबे आपराधिक इतिहास के लोग अगर जमानत पे बार बार छूट के आ रहे हैं तो वहाँ पर हम अपने एंगल से भी इसकी जांच पड़ताल करा रहे हैं। हमारे विवेचना अधिकारियों के लेवल पर अगर कहीं कोई शिथिलता है तो हम कार्रवाई करें। साथ ही हमारे अभियोजन में अगर कहीं कोई चूक है तो हम जो अभियोजन अधिकारी हैं उनकी भूमिका का भी एक विश्लेषण कर लें। और इसके अतिरिक्त कहीं पर हमको जुडिशरी से कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको भी हम निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग सेल के समक्ष अपनी बात को रख करके, अपनी पूरे फैक्ट को रख करके, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर बता करके हम उस पर कार्रवाई करें। कुल मिलाकर के सभी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी पायों में एक आपसी व्यापक अच्छा तालमेल समन्वय के साथ मिल करके जो संवैधानिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए संकल्परत हैं और आगे करते रहेंगे। सर, जिस तरीके से चुनाव के बाद यकायक 2-3 घटनाएं बढ़ी हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर पुलिस की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, जहाँ कहीं पर भी अपराध की स्थिति आएगी या कोई कानून अपने हाथ में लेगा, उस पर कठोरतम कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश हैं। मैंने पहले कहा, कुछ ऐसे केसेज हैं जहाँ पर न्यू कमर्स हैं, तो नए लोगों को मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए, उनको कॉन्स्ट्रक्टिवली इंगेज करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। कैसे उनको हम नई आने वाली भर्तियों के साथ में उनको ट्रेन कर सकें। एक नए लोगों को कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से अपराध की दुनिया से दूर रखना एक चुनौती है। दूसरे वो लोग जो पेशेवर अपराधी हैं, ये इनके प्रकार जमानत पाने में जहाँ सफल होते हैं, उन पर हम एक मजबूत निगहबानी करना और फिर उनके पर हम उनके अगर कोई भी ऐसे उनके एब्रेजन्स उनके स्तर मिलते हैं तो हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें।
ताकि ज़ीरो टॉलरेंस इनके खिलाफ हम पूरी तरीके से कर सकें और बाकी जो हमारे आम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ एक अच्छा संभाव बनाते हुए हम आगे की दिशा में बढ़ें। सर अंतिम क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेशन बहुत एक्टिव है लेकिन प्री ऑपरेशन एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपराध कर लेते हैं, खौफ नहीं है मन में। देखिए, खौफ है, खौफ पर कार्रवाई भी की जा रही है और खौफ की मंशा हमारा इसमें हमेशा से ये है कि पुलिस को एक फाइन बैलेंस लेके चलना होता है। हमको ये भी देखना है कि आम आदमी का कोई शोषण ना हो, आम आदमी की सुरक्षा, उसके जीवन, उसके स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति की रक्षा के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि हम आम लोगों की भेष में हैं और अपराधी हैं उनको चिन्हित करना, उन पर कार्रवाई करना, और इस प्रोसेस में आम आदमी या एक निर्दोष व्यक्ति कोई पीड़ित ना हो सके, ये चुनौती हमेशा गुरुतर रहती है और उसका हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, योगी शासन 2.0 में लगातार पुलिस एक्टिव है। पोस्ट और प्री ऑपरेशंस में कोरिलेशन बनाया जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में नई टीम के साथ और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई होगी। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी मिली जहां पर इंडियन बैंक में आग लगने से हड़कंप मची और तीसरे फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी मची। बिल्डिंग के साथ साथ ट्रांसफार्मर में भी आग लगी है। हालांकि दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर बिल्डिंग के साथ साथ ट्रांसफार्मर में भी ये आग लगी है। बैंक प्रांगण में रखे 2 ट्रांसफार्मर जो हैं उनमें आग लगी हुई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है कि इलाहाबाद बैंक के अंदर लगी है और अभी तक फायर ब्रिगेड, यहाँ से अगर हम फायर ब्रिगेड की बात करें तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी अभी मौके पर नहीं पहुंची है। देख सकते हैं कि तीसरी फ्लोर पर आग लगी है, उसके ऊपर कई जो है एसियां रखी हुई हैं। अगर इन एसियों में आग पहुंचती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका हो सकता है। अब देखना होगा कि फायर ब्रिगेड अब से और बैंक में जो लगी आग है उसको कब तक बुझाया जा सकेगा। और वहीं अगली खबर सीतापुर से, जहां पर महंत बजरंग मुनिदास का विवादित बयान सामने आया। समुदाय विशेष की महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। महिलाओं को घर से उठाकर रेप करने की बात कही। महंत के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीतापुर एएसपी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। हाँ, ये सीतापुर के महंत हैं और ये महंत कहलाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। महिलाएं चाहे किसी भी रिलीजन की हों, हम कहते हैं कि उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ 1-2 साल से ये देखा गया है कि दोनों कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदुओं को रेप करने की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम्स को, और आखिरकार महिलाएं हैं जो दोनों तरफ से टारगेट होती हैं। और इस तरह की घटनाएं जहां पर एक सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर इस तरह की बात करते हैं तो आम जनता और ज़्यादा इससे मुझे लगता है फ़ायदा उठाती है। और मुझे लगता है हमारी सेंसिटिविटी भी कहीं ना कहीं कम हो रही है और हमें ऐसे लोगों को एक एग्जाम्पल की तरह उनको पनिश करना चाहिए ताकि ये घटनाएं कम हों। नफ़रत, घृणा और हिंसा उकसाने वाला इतना गंदा बयान मैंने कई सालों में नहीं सुना। उन्होंने अपने को ही नहीं लज्जित किया है, कानून का उल्लंघन नहीं किया है, जो कपड़े पहन रखे थे उसको भी लज्जित किया है। किसी के बहन बेटी के खुलेआम बलात्कार की धमकी देना, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के खिलाफ है। ऐसे आदमी के खिलाफ कठोरतम सजा मिलनी चाहिए और पुलिस इन पर NSA गैंगस्टर लगाए, जिससे कि दूसरे लोग चाहे मज़हब के हों या इसी मज़हब के हों, ये मज़हब के आधार पे ये जो घृणा का वाक युद्ध चल रहा है ये बंद हो सके। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां सारे ही नेता और ब्यूरोक्रेट्स हर समय जमावड़ा लगाए रहते हैं, वहां से हार्डली 100 किलोमीटर सीतापुर है और वहां पे खुले आम दिन दहाड़े एक व्यक्ति महंत के कपड़े पहन के भगवा वेश धारण करके जीप में बाकायदा लाउड स्पीकर से एक मॉस्क के आगे जाके अनाउंस कर रहा है
कि अगर कोई भी मुस्लिम हिंदू लड़की को छेड़ेगा तो हम मुस्लिम औरतों को किडनैप करेंगे और बाकायदा सबके सामने उनको रेप करेंगे। और उस समय जब ये मोहन जी इस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे थे लाउड स्पीकर से, तो उनके पीछे पुलिस की वर्दी पहने लोग भी दिखाई दे रहे थे, मतलब कि पुलिस भी वहाँ पे हाजिर थी। जो हमारी जीवन शैली है या हमारा जो धर्म कहता है, वो कभी ये नहीं कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की स्त्री के साथ गलत कर रहा है। वहीं देहरादून में नानक मता मंडी चेयरमैन के डी गहतौड़ी ने बीजेपी ज्वाइन की है और सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। डी गहतौड़ी ने सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक शिष्टाचार मुलाकात की। चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतौड़ी भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी डी गहतौड़ी के साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी डी गहतौड़ी के साथ इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नानक मता मंडी के चेयरमैन डी गहतौड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है।